डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 12 के पार्ट 3 के अध्याय 4 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इस आंदोलन में हम स्वदेशी आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और इसके साथ साथ नमक कानून आदि अन्य चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे ना, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड हम आज कवर करेंगे और इससे हमें उस समय की सारी घटनाओं के बारे में चीज़ें पता चल जाएंगी और हमें सारी चीज़ों का बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाता है। महात्मा गांधी जी ने हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा रोल निभाया, ये हम सभी को पता है। इनके भारत के आगमन से भारत में जो इस तरीके की चीज़ें थी, जिस तरीके की चीज़ों में परिवर्तन आया है, वह हमें देखने को मिलता है और उसका हमारे स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत प्रभाव भी पड़ा है। महात्मा गांधी जी के सवाल या इससे जुड़े सवाल या इस चैप्टर से जुड़े जो सवाल हैं वो हमें यूपीएससी में सिर्फ प्री में नहीं, मेंस में भी देखने को मिलते हैं और सिर्फ जीएस के पेपर में नहीं, हमें मेंस के एथिक्स पेपर में बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे जहां हमें महात्मा गांधी जी की विचारधाराओं का प्रयोग करेंगे या उनके जो विचार हैं अहिंसा के, सत्याग्रह के या असहयोग के, जिस तरीके के उन्होंने विचार दिए हैं, उन्होंने जिस तरीके के एक तरीके से जो भावनाएं बताई थी या जो उनके विचार हैं, उनसे हमें जो डेली लाइफ में बहुत इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। और इसका जब हम एथिक्स के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो हम वहाँ पे बहुत जगह देखते हैं कि इन विचारों का या इनकी जो विचारधारा है, स्टेटमेंट्स का हमें प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये सिर्फ हमारे लिए सिर्फ जीएस के लेवल से के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे एथिक्स के लेवल पे भी इम्पॉर्टेंट है और हमें इनसे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कंप्लीट करता है। ठीक है, सबसे पहले बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था कि 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और जानते हैं महात्मा गांधी जी के कुछ पर्सनल लाइफ या निजी जीवन के बारे में। इनका जन्म 2 अक्टूबर में 1869 में हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, और जो इनके पिताजी का नाम था वह करमचंद गांधी और माता जी का नाम पुतलीबाई था। ये बचपन से बहुत शर्मीले स्वभाव के थे और इनका विवाह बहुत ही कम वर्ष में अर्थात 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा गांधी से करा दिया गया था। उसके बाद ये सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पे 1893 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। वहाँ पे अब्दुल्ला ने इन्हें एक केस लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद वह वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ देखते हैं कि भारतीयों के साथ जिस तरीके का भेदभाव हो रहा था उससे गांधी जी बहुत विचलित हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने वहाँ के भेदभाव को ख़त्म करने का संकल्प लिया है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने रंगभेद का सामना किया और जब वो वहाँ पे 20 वर्ष रहे उन्होंने रंगभेद का खुलकर विरोध किया और वहाँ रहने वाले लोगों को इस भेदभाव से आज़ादी भी दिलाई थी। यहीं पर इन्होंने अपनी अहिंसात्मक विरोध की पहली तकनीक सत्याग्रह का प्रयोग किया और इस तकनीक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। बहुत सारे आंदोलन उन्होंने इस चीज़ से लड़े थे। ठीक है, और बहुत जो ब्रिटिशर्स के मन में एक तरीके से एक बहुत चेतावनी जैसी हो गई थी इस चीज़ के लिए कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी हथियार के युद्ध लड़ने की तकनीकी रखता है। फिर हम जानते हैं भारत में स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1907 तक चला था। इसके प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने भारत के में हिंसा के प्रति थोड़ी सिफारिश की थी या थोड़ी सी क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे। स्वदेशी आंदोलन हुआ क्यों था? भारत में बंगाल का विभाजन हुआ जिसकी वजह से स्वदेशी आंदोलन फैला था या स्वदेशी आंदोलन लिया गया था। बंगाल का विभाजन करके ब्रिटिश भारत के हिंदू मुसलमानों के बीच में एक तरीके से फूट डालना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने स्वदेशी आंदोलन किया था और उसके प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है। फिर हम ये देखते हैं कि 1911 में बंगाल का विभाजन समाप्त भी कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं गांधी जी के भारत आगमन के बारे में। कैसे गांधी जी भारत आए थे? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग होने के बाद भारत वापस आए थे। अच्छा, एक ये जीके का सवाल है, या बहुत जगह हमें देखने को मिलता है कि 9 जनवरी को फिर हम अप्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है,
भारत लौटने के बाद गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता से मिले और उनके साथ बहुत सारा विचार विमर्श भी किया था। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उन्हें 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, जिससे वह इस भूमि को जान सकें, यहाँ के लोगों को जान सकें। और इस दर्जे मतलब 1915 से 1916 के दौरान महात्मा गांधी जी ने तीसरे दर्जे की यात्रा की, समाज के कष्टों को समझने की कोशिश की। उन्होंने देश में फैली अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता और अछूआछूत से उन्हें बहुत दुख हुआ था और उन्होंने अपने आप को इन चीज़ों के लिए समर्पित कर दिया था, ठीक है। और इस चीज़ के लिए उन्होंने इसको ख़त्म करने का प्रण लिया था उस टाइम पे, हम देखते हैं। फिर हम देखेंगे गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन के बारे में, किस तरीके से वो आया था। जैसे सबसे पहला आंदोलन था चंपारण। यह है गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक तरीके से उदय था, प्रादुर्भाव था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ये इन्होंने अपना जो सत्याग्रह सफल हुआ था, उसके बाद इन्होंने इसका प्रयोग सबसे पहले चंपारण बिहार में किया था, ठीक है। चंपारण के किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। किसानों को अपनी जमीन कम से कम 3/20 भाग पे नील की खेती करना होता था और मालिकों द्वारा तय कीमतों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। 1917 में महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजरूल उल हक, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई, राजकुमार शुक्ल जैसे लोग वहां पहुंचे और किसानों की हालत की वहां पे उन्होंने जांच पड़ताल की। चंपारण आंदोलन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और खेत मालिकों के साथ हुए समझौते के तहत अवैधानिक तरीकों से किसानों के लिए हुए धन को 25% वापस लेने की बात भी हुई थी। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने उस समय का अधिकांश समय किसानों के साथ बिताया था। फिर हम देखते हैं खेड़ा का विद्रोह। यह 1918 में हुआ था। 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल चौपट हो जाने पर सरकार द्वारा लगान की छूट न दी जाने की वजह से सरकार के विरुद्ध किसानों के साथ विरोध किया था, ठीक है। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने आंदोलन में की भागदौड़ संभालते हुए ब्रिटिश सरकार से लगान माफ करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि फसल खराब होने की वजह और उसके साथ साथ सिर्फ फसल नहीं खराब हुई थी, वहाँ पे प्लेग की महामारी भी फैल गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो किसान थे वह लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से विरोध करके और उनसे जो था लगान माफ़ करवाया था। फिर हम तीसरा आंदोलन देखते हैं, वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यह भी 1918 में हुआ था। 1918 में मजदूरों के बीच और मालिकों के बीच में बोनस को लेकर विवाद उत्पन्न होते थे। कौन से बोनस को लेकर? प्लेग बोनस को लेकर, ठीक है। अहमदाबाद में एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप करके कपड़ों की मिलों में काम करने वालों की स्थिति के लिए भी इन्होंने मांग की थी। मजदूर 50% बोनस की मांग करे थे, लेकिन जो मालिक थे वह केवल 20% देने की ही को तैयार थे। तब गांधी जी ने इस नेतृत्व का इस आंदोलन का नेतृत्व किया और भूख हड़ताल का सहारा करके आमरण अनशन का प्रयोग किया और मजदूरों को 35% का बोनस दिलवाया था। जो अहमदाबाद मिल आंदोलन है ना, यह गांधी जी का पहला आमरण अनशन का प्रतीक था। ये एक तरीके से मतलब सत्याग्रह का उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया, उसका प्रयोग चंपारण सत्याग्रह में किया और उसके बाद अहमदाबाद में इन्होंने आमरण अनशन का प्रयोग किया था। फिर हम देखते हैं रॉलेट एक्ट और फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिस तरीके से उससे हुआ था। गरीबी, बीमारी और नौकरशाही के दमन चक्र और युद्ध काल में धन एकत्र करने और सिपाहियों की भर्ती से सरकार बहुत ज़्यादा, और जिस तरीके से सरकार से भारतीय जनता बहुत कठोरता अनुभव कर रही थी और बहुत एक असंतोष उत्पन्न हो रहा था, जिस वजह से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लोगों ने उग्रवादी गतिविधियों को तेज कर दिया। बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई, जिसमें आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण किया गया। रॉलेट एक्ट की समिति के आधार पर फरवरी 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पास किए गए, जिसमें से एक विधेयक जो वहाँ के भारतीय संसद सदस्य थे उनके विरोध के बाद भी पास हो गया। 17 मार्च 1919 को जब ये केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ, तब इसे रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसे एक तरीके से काला कानून भी कहते थे। इस अधिनियम में क्या था कि अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है, इसलिए इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। और ये किसने कहा था? ये मोतीलाल नेहरू द्वारा कहा गया है। यह अंग्रेजी सरकार की बर्बर और स्वेच्छाकारी नीति का परिणाम था।
फिर हम देखते हैं कि इसके प्रति बहुत विरुद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ था। इसकी काला कानून कह के बहुत आलोचना हुई थी और जगह जगह पे देश भर में हड़ताल हुई, हिंसा की छोटी मोटी घटनाएं भी हुई। और इसके साथ साथ हमने ये देखेंगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी भी सत्याग्रह के रूप में उभरे थे। और फिर हम देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 में अमृत में स्थित जालियांवाला हत्याकांड में इस एक्ट को लेके बहुत विरोध हुआ था, रॉलेट एक्ट को लेके। यह मैदान जो था वह चारों तरफ से बंद था और शहर के बाहर होने के कारण यहाँ पे लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे इलाके में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद किए और सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके परिणाम स्वरूप 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन सरकारी आंकड़ों में यह मृत्यु केवल 379 ही बताई गई थी। और इस दिन हम ये देखेंगे कि सबसे जो दुखद घटना है भारतीय इतिहास की, भारत में जिस तरीके का नरसंहार हुआ था, यह सबसे दुखद घटना के रूप में मनाया जाता है और इसका बहुत विरोध हुआ था। यह जानते हुए भी कि ये विरोध शांतिपूर्ण है, लेकिन जनरल डायर ने इनके ऊपर हिंसा का प्रयोग किया था। फिर हम जानते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, असहयोग आंदोलन एक तरीके से जब शुरू हुआ था तो यह आंदोलन गांधी जी का एक प्रथम जन आंदोलन था। इस समय गांधी जी जन जन के नेता बन गए थे और इस आंदोलन से जनता में एक नया जोश आ गया था। जिस तरीके से जो घटनाएं हुई थी, जैसे कि रॉलेट एक्ट का आना, फिर उसके बाद जब हम देखेंगे जालियांवाला बाग, फिर खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन एक तरीके से एक मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत मुस्लिम समुदाय के साथ एक तरीके से बहुत भयानक गलत चीज़ हुई थी, जिसके वजह से वहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वे भी गांधी जी के साथ आ गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अच्छा, खिलाफत आंदोलन में जो उन्होंने ब्रिटेन की जो तुर्की नीतियाँ थी उसके विरुद्ध थे। ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ पे क्या किया था, उन्होंने ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को हटा दिया गया था और जो तुर्की के जो वहाँ पर उस समय खलीफा थे उसको संपूर्ण विश्व में एक जो इस्लाम धर्म का एक मसीहा या एक बहुत बड़े पद पे माना जाता है। इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत बल मिला था और जो यहाँ के मुसलमान थे वह काफ़ी ज़्यादा क्रोधित थे। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें असहयोग आंदोलन को शुरू करने में प्रयास की गई थी। इसमें क्या क्या कार्यक्रम थे, इसमें लोगों ने सरकार से प्राप्त उपाधियां और को त्याग दिया, वैतनिक और अवैतनिक पदों को त्याग दिया, स्कूलों और इस बहिष्कार हुआ। 1919 के एक्ट के तहत होने वाले चुनाव को भी रद्द कर दिया गया। सरकार के सभी न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, सभी सरकारी और अर्ध सरकारी समारोहों का भी बहिष्कार किया गया। सैनिक, कॉलेज, मजदूर आदि ने काम करने से इनकार कर दिया। इसके साथ साथ मद्यपान को भी निषेध किया गया, सरकार को कर देना भी बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ सैनिक कर्मचारियों द्वारा विदेशों में नौकरी करने से भी इनकार कर दिया गया था। इस आंदोलन में कुछ रचनात्मक पक्ष भी थे, जैसे कि कॉलेज और स्कूल की स्थापना की गई, मतलब देसी कॉलेज या अपने कॉलेज स्कूल की स्थापना की गई, पंचायतों की स्थापना की गई, स्वदेशी को स्वीकार किया गया और उसका ही प्रचार किया गया, हथकरघा और बुनाई उद्योग को प्रोत्साहित किया गया। अस्पृश्यता का अंत होता है, इसमें हम ये देखते हैं, और हिंदू मुस्लिम एकता एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्थापित होती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी जी ने लोगों में जागृति और उत्साह को जगाया था। उन्होंने सदैव अहिंसा के मार्ग पर डटे रहने को कहा था। उनकी सलाह थी कि किसी भी कीमत पर आंदोलन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। आंदोलन अति तीव्र गति से चल रहा था। हजारों बच्चों ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया था, वकीलों ने बड़े स्तर पर आंदोलन का बहिष्कार किया था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, चरखे खादी का प्रचार हुआ, खादी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, चुनाव का बहिष्कार हुआ। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो मतलब देखने लायक था। ये एक तरीके से असहयोग आंदोलन देश का पहला विशाल जन आंदोलन था, जिसमें सभी प्रांत के लोग, सभी वर्ग के लोग तथा सभी जातियों के लोगों ने भाग लिया था। फिर आती है एक घटना जिसकी वजह से ये आंदोलन पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया था। 5 फरवरी 1922 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी गाँव के में कांग्रेस का एक जुलूस निकल रहा था। पुलिस ने जुलूस को रोका, लेकिन भीड़ ने उनको थाने के अंदर खदेड़ दिया, जिसमें एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मी थे। फिर
पुलिसकर्मियों ने इन पर गोलीबारी भी की थी। बाद में जुलूस में ने थाने में आग लगा दी, जिससे सभी लोग जलकर मर गए। ऐसी घटनाएं हमें फिर मुंबई और मद्रास में भी देखने को मिलती हैं। इससे गांधी जी बहुत दुखित हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि अभी जो भारत के लोग हैं वह अहिंसात्मक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। फिर उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया और 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर हम देखते हैं नमक सत्याग्रह के बारे में। वर्ष 1928 में एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया था। उसके बाद 1928 में बरदौली सत्याग्रह भी हुआ था। फिर 1929 में हमें कांग्रेस में एक लाहौर अधिवेशन पास हुआ, जिसमें नेहरू जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया और यहाँ पे पूर्ण स्वराज को एक आदर्श के रूप में व्यक्त किया गया। फिर हम देखते हैं नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च जिस तरीके से हुआ था उसके बारे में देखते हैं। यह महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम से सागर तक शुरू किया था। वह किनारे वहां पहुंचे और उन्होंने नमक कानून बनाया और इस तरीके की कानून की जद में खुद को अपराधी बना दिया और देश के कई हिस्सों पर यह नमक मार्च चलाए गए थे। इसमें इन आंदोलनों को किसानों, श्रमिकों, वकीलों और यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार में भारत की अधिकारियों ने भी समर्थन किया और अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वकीलों ने भी अदालतों का बहिष्कार किया था और सरकारों ने असंतुष्ट और सत्याग्रहियों को बंद करके इसका जवाब दिया। लगभग बहुत सारे भारतीयों को यहाँ पे गिरफ्तार कर दिया गया था और गांधी जी समेत कांग्रेस के विभिन्न उच्च नेताओं को भी गिरफ्तार कर दिया गया था। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये जो आंदोलन था ना, ये एक बहुत व्यापी स्तर पर चलाया गया था, व्यापक स्तर पर चलाया हुआ था। बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया था और इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस दांडी मार्च में महिलाओं का भी योगदान था। महिलाएं भी इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़कर आई थी। फिर हम देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव क्या था। जब नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया तो इसका उद्देश्य खत्म हो गया। तब 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि हम भारत के लिए संपूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। कांग्रेस ने कभी यह स्वीकार ही नहीं किया, न वह करेगी कि हम किसी भी प्रकार से ब्रिटिश संसद हमें आदेश दे। हम उसको कोई अपील नहीं करेंगे, लेकिन हम पार्लियामेंट और विश्व से ये अपील करते हैं कि उनसे घोषणा करते हैं कि भारत किसी भी विदेशी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करता है। और इस आंदोलन में, इस सम्मेलन में बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने भाग लिया और पूर्ण स्वराज का प्रण लिया। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस के प्रतीक के रूप में मनाया गया और यहाँ से अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ करने की बात कही गई। फिर हम देखते हैं गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। पहले गोलमेज सम्मेलन में हम देखते हैं कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की तीव्रता देखकर ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश राजनीतिकों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत की राजनीतिक विचारधारा पर विमर्श होगा। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह रेमजे मैकडॉनल्ड, ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, अतः इसका कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और इसको स्थगित कर दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर और जिन्ना ने इसमें भाग लिया था। जब ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद ये समझ गई थी कि कांग्रेस के सहयोग के बिना कोई भी फैसला भारत के हित में नहीं लिया जा सकता या भारत का कोई भी फैसला नहीं ले सकते, इसलिए 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने ये स्वीकार किया कि वह हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों को रिहा कर देंगे। भारत के समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। भारतीय शराब व विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने का अधिकार दिया गया। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को पुनः पद पर बहाल किया गया और आंदोलन के समय जो जब्त संपत्ति थी वह भी स्वीकार कर ली गई। और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने कौन सी शर्तें स्वीकार करी? उन्होंने ये स्वीकार करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो जाएगा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और किसी भी ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार नहीं की। ठीक है, ये जो समझौता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ
समानता के स्तर पर समझौता किया था। फिर आता है द्वितीय सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। इसमें कांग्रेस गांधी जी, अंबेडकर, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय पहुंचे थे। गांधी जी ने यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की इस मांग को स्वीकार नहीं किया। भारत के अन्य सांप्रदायिक दलों ने अपनी जाति के प्रतिनिधित्व की मांग की, जबकि गांधी जी चाहते थे कि भारत में सांप्रदायिकता समाप्त हो जाए, और जबकि अन्य दल इसको बढ़ाने में प्रयास थे। इस तरीके गांधी जी निराश होकर लौट गए और यहाँ लौटकर उन्होंने 30 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, जो 1 मई 1933 तक चला था। उसके बाद गांधी जी और सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था के रूप में घोषित कर दिया गया। फिर हम देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। इसमें भी गांधी जी मतलब कांग्रेस की तरफ से कोई भी शामिल नहीं होता। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक बार सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में लोग सम्मिलित हुए थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं पूना पैक्ट या कम्युनल अवार्ड के बारे में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब 7 सितंबर 1931 में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि सांप्रदायिक समस्या को समाप्त करने में भारतीय असफल रहे हैं, इसलिए इसका समाधान अब वे करेंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुसलमान, सिखों, भारतीय, ईसाई आदि को सबको पृथक प्रतिनिधित्व दिया। यह घोषणा 16 अगस्त 1932 को वहां के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की। अतः इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। इन्होंने हिंदू समाज से हरिजनों को भी अलग कर दिया। मूल रूप से हम ये देखेंगे तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति, जो उनकी हमेशा से चलती आई थी और जिसकी जो मेन शुरुआत हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन से हुई थी, उस नीति पे इन्होंने दोबारा काम किया। गांधी जी ने कहा कि अगर सरकार इस तरीके के निर्णय की घोषणा करती है तो वे आमरण अनशन पे चले जाएंगे, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि आमरण अनशन गांधी जी ने शुरू कर दिया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और गांधी जी सहित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालचारी आदि के मध्य समझौता हुआ और यह इसको समाप्त कर दिया गया। चूंकि ये समझौता पुणे में संपन्न हुआ था, इसलिए इसे पूना समझौता के रूप में भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने 1942 में मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और इसमें तुरंत ही गांधी जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूरे देश में युवा कार्यकर्ताओं ने हमले किए और तोड़फोड़ भी की। भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में चलाया गया। इसमें सैकड़ों हजारों आम नागरिक लोग और युवा अपने कॉलेज को छोड़कर जेल चले गए। इस दौरान जब कांग्रेस नेता जेल में थे तो जिन्ना और अन्य मुस्लिम लीग के नेताओं ने पंजाब और सिंध में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए धैर्य से कार्य लिया और क्योंकि वहाँ उनकी उपस्थिति बहुत कम थी। जून 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया और बाद में उन्होंने अपने मतभेद को भुलाने के लिए जिन्ना के साथ बैठक भी की थी। 1945 में जब इंग्लैंड में श्रम सरकार की सत्ता आई तो भारत को स्वतंत्रता देने के लिए उन्होंने खुद को प्रतिबद्ध किया। भारत में लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस और लीग के साथ बैठकें की। 1946 के चुनावों और ध्रुवीकरण पूरी तरीके से देखा गया था, जब कांग्रेस समान जनता श्रेणी में बह गई थी, लेकिन जो सीटें मुस्लिम के लिए आरक्षित थी, यह सीटें मुस्लिम लीग ने भारी बहुमत से जीती थी। 1946 में भारत कैबिनेट मिशन तो आया, लेकिन ये भारत कांग्रेस को प्राप्त करने में विफल रहा। मुस्लिम लीग संघीय व्यवस्था पर सहमत हो गई, जिसने भारत को एकजुट रखा और कुछ प्रांतों को स्वायत्तता भी प्रदान करी थी। वार्ता की असफलता के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को बढ़ावा दिया और इसके लिए सीधे कार्रवाई के दिन का आह्वान किया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 16 अगस्त 1946 में कोलकाता में दंगे भड़क गए और बंगाल के अन्य हिस्सों में के बाद वह बिहार, यूपी और पंजाब तक फैल गए। दंगों में दोनों समुदायों का बहुत नुकसान हुआ था। फरवरी 1947 में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने वेवल की जगह ली और बातचीत को अंतिम दौर तक पहुंचाया, और जब उन्होंने यहाँ पे ये घोषणा की कि भारत को मुक्त किया जाएगा और इसके साथ साथ इसे विभाजित भी किया जाएगा, तो भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का, और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को ये जो सत्ता थी वो भारत को हस्तांतरित हो गई और भारत बहुत वर्षों बाद आज़ाद हुआ था। ठीक है, फिर हम देखते हैं महात्मा गांधी जी के अंतिम वीर दिवस के बारे में। गांधी जी ने आज़ादी के दिन को 24 घंटे के उपवास के साथ चिन्हित किया। स्वतंत्रता संग्राम देश के विभाजन के साथ आया था और हिंदू मुसलमान एक दूसरे से
के खून के प्यासे थे, एक तरीके से कहा जाए। बहुत फिल्मी लाइन हो जाएगी लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के महीनों में गांधी जी अस्पताल और शरणार्थी शिविरों में घूमे। वहाँ पे उन्होंने लोगों को सांत्वना दी। उन्होंने हिंदू, सिखों, मुसलमानों से अतीत को भूलकर मित्रता, सहयोग और शांति का हाथ बढ़ाने की अपील की। गांधी जी और नेहरू के समर्थन में कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने आगे से कहा कि पार्टी ने विभाजन को कभी नहीं स्वीकार किया है, लेकिन उसे उन्हें यह मजबूर किया गया था। कांग्रेस ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा जिसमें प्रत्येक नागरिक समान होगा। कांग्रेस ने भारत में अल्पसंख्यकों को आश्वस्त करने का प्रयास भी किया कि भारत में उनके अधिकारों की रक्षा भी की जाएगी। फिर हम देखते हैं कि गांधी जी की हिंदू उग्रवादी नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह एक हिंदू चरमपंथी अखबार का संपादक था और उसने गांधी जी को मुसलमान के एक अपीलकर्ता के रूप में निरूपित किया था। इसके गांधी जी की मृत्यु से शोक की असाधारण अभिव्यक्ति हुई थी और इनको बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि भी अर्पित हुई थी और इनकी तुलना अब्राहम लिंकन से भी की गई थी। फिर हम जानते हैं महात्मा गांधी को जानने के बारे में। महात्मा गांधी को जानने के अलग अलग स्रोत हैं जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास और गांधी जी के राजनीतिक करियर को पुनर्निर्माण किया जा सकता है। घटनाओं को जानने के लिए महात्मा गांधी और उसके समकालीन के लेखक और भाषण के स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अंतर यह भी है कि भाषण सार्वजनिक है और जो निजी पत्र है वह भावनाओं और सोच को व्यक्त करते हैं जिन्हें कभी हम सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्ति को लिखे गए पत्र व्यक्तिगत होते थे लेकिन कुछ जनता के लिए भी थे। इन पत्रों की भाषा से जागरूकता का आकार दिया गया है। इन्हें प्रकाशित इसीलिए किया गया कि लोग अपनी स्वतंत्र राय को व्यक्त करने से जब रोका जाता था तब इसे प्रकाशित किया जाता था। आत्मकथाएं हमारे अतीत का लेखा जोखा देती हैं, लेकिन इसे पढ़ते और व्याख्या करते समय हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। वे लेखक की स्मृति के आधार पर लिखे गए हैं। सरकारी अभिलेख, आधिकारिक पत्र भी इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इनकी भी एक सीमाएं हैं क्योंकि ये अधिकतर पक्षपाती थे और इनको भी बहुत सावधानी से व्याख्या करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे अंग्रेजी और अन्य वर्नाकुलर में समाक्षर पत्र की भाषाओं ने महात्मा गांधी जी के आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और उनकी भावनाओं के बारे में बताया है। समाक्षर पत्र को हम उतने अयोग्य के रूप में नहीं देखा जा सकता क्योंकि यह उन लोगों द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिनके अपने राजनीतिक राय और विचार भी थे। इस तरीके से हमने इस चैप्टर में महात्मा गांधी का किस तरीके से भारत के इतिहास में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उदय हुआ और किस तरीके से उनकी मृत्यु, भारत की स्वतंत्रता और उनकी मृत्यु के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, और उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है हमारे ऊपर। इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो उनकी जो विचारधाराएं हैं वह सिर्फ आंदोलन के वे में ही नहीं काम आएंगी, वो एक पर्सनल लाइफ पे या आपके एक तरीके से आपके एथिकल सोच को ये बहुत बढ़ावा देता है, ठीक है। तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न था कि 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।